हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर डिडक्शंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। अब हम बात करते हैं, हमें आपको पता होगा कि हमें डिडक्शन मिलती हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U। हमें 80C से लेके 80U तक सेक्शंस में डिडक्शन मिलती है। वन बाय वन हम सारे सेक्शंस रीड आउट करेंगे, ठीक है। डिडक्शंस का अब सबसे पहले बात आती है कि डिडक्शंस का मतलब ही क्या होता है, डिडक्शंस बोलते किसको हैं। अब देखो, आपको ये पता है कि एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करती हूँ, उसकी ग्रोस टोटल इनकम निकलती है। ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं हम? पांचों हेड की इनकम को प्लस करके। पांचों हेड मतलब सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। फिर इसमें से गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शंस देती हैं। डिडक्शन मतलब आपकी इनकम में से अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कोई स्पेसिफाइड इनकम हो रही है, तो वो आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो जो बचता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा डिडक्शन होगी उसकी उतनी कम टैक्सेबल इनकम आएगी। टैक्सेबल इनकम कम आएगी तो आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन से सेक्शन में आपको कितनी डिडक्शन मिलती है। मैंने क्या किया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट में क्या किया मैंने, 4 पार्ट्स में सारे डिडक्शंस को मैंने बांट दिया। पहली है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। पेमेंट्स मतलब अगर हम कुछ पे करेंगे, हमारे पास से मतलब पैसा जा रहा है, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, पे करेंगे, तो आपको ये सारी डिडक्शन मिलेगी। लाइक 80C, CCC, CCD, DDDB, EEG, GGA, GGB, GGC, ये सारी है। अगर आप पे करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। फिर आती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। आपको इनकम होंगी तो आपको ये डिडक्शन मिलेगी। JJA, RRB, QQB। कुछ अदर इनकम है आपकी, कुछ स्पेसिफिक TTA, TTB और अदर डिडक्शन में आपकी आती है। एक 80U को मैंने अलग से अदर में डाल दिया जो किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 80C। क्या बोलता है ये? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ LLP, PPF एक्सेट्रा। मतलब आपको किसके लिए डिडक्शन मिल रही है? आपने कोई LLP लाइफ इंश्योरेंस LIP ले रखी है, आपने PPF में पैसा डाल रखा है, तो उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C में, ठीक है। तो इसमें बात आती है कि कौन एलिजिबल है, हु इज़ एलिजिबल फॉर सेक्शन 80C। ध्यान से समझना, हु इज़ एलिजिबल फॉर सेक्शन 80C, इंडिविजुअल और HUF। सिर्फ दो, ना कंपनी, ना AOP, ना BOI, कोई इसमें लाई नहीं करता। ओनली इंडिविजुअल और HUF है जिनको 80C की डिडक्शन मिलती है। कितनी डिडक्शन मिलती है 80C में? जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दैट मीन्स एलिजिबल अमाउंट, और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख तक की आपको डिडक्शन मिलती है 80C में, ठीक है। फिर आता है एलिजिबल अमाउंट। एलिजिबल अमाउंट में सबसे पहले पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पता है कि आपने अपनी लाइफ को इंश्योर्ड कराया हुआ है, हर साल आप कुछ प्रीमियम पे कर रहे हो, आपके पास से पैसा जा रहा है, तो आपको कितनी LIP की डिडक्शन मिलती है। पहले बात आता है आपने किस किस का इंश्योरेंस ले सकते हो। खुद का, अपने स्पाउस का, स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड, ठीक है, और चिल्ड्रन। 3 लोग इसमें कवर हैं, सिर्फ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कौन कौन से चिल्ड्रन है? चाहे वो डिपेंडेंट है, चाहे वो नॉन डिपेंडेंट है, दोनों चिल्ड्रन इसमें कवर है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। अगर ये पॉलिसी आपने बिफोर 1 अप्रैल 2012 को ली है, 1 अप्रैल 2012 से पहले की आपकी पॉलिसी है, तो आपको कितनी डिडक्शन मिलती है? 20% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज़ लेस, इतने की आपको डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। सम एश्योर्ड का मतलब जितने की आपकी पॉलिसी है, लाइक 20 लाख, 10 लाख, जितनी भी है उसका 20%, और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज लेस। ये तो अगर 1/4/2012 से पहले की पॉलिसी है। बट अगर आपकी पॉलिसी आफ्टर 1/4/2012 के बाद की है, तो इस केस में क्या होगा? 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज लेस, इतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आया इतना आपको समझ कि हम पढ़ रहे हैं 80C में कि किस किस को डिडक्शन मिलती है, इंडिविजुअल और HUF को कितनी मिलती है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की।
फिर हमें पता है इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आती है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। किस किस का इंश्योरेंस करा सकते हैं? सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। अगर पॉलिसी आपने 1/4/2012 से पहले की ली है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज लेस। अगर इसके बाद की पॉलिसी है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज लेस। अगर जो ये पॉलिसी आपने कराई है किसी डिसेबल्ड पर्सन की कराई है या उसको कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ है, ठीक है, लाइक कैंसर वगैरह, और ये पॉलिसी आपकी 1/4/2013 के बाद की है, तो इस केस में क्या करते हैं? 15% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज लेस। ये सिर्फ किसके लिए है? कि जिसका आपने इंश्योरेंस कराया है वो डिसेबल्ड है या जिसको स्पेसिफाइड डिजीज़ है। ये था आपका सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है और देखना आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी। फिर हम इसमें पढ़ते हैं और क्या क्या इसमें कवर होता है। कोई आपने डेफर्ड एन्यूटी पेमेंट ली हुई है जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है टू एनी SPF, RPF, PPF, SAF। SPF मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब हमें पता है प्रोविडेंट फंड आपने पढ़ा होगा सैलरी वाले चैप्टर में, 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है SPF, RPF, PPF, UPF, मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड कौन सा था? जो प्राइवेट लोगों ने खोला है। इसकी डिडक्शन 80C में नहीं मिलती, बाकी इन सब की मिलती है। और हमने सैलरी वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? प्रोविडेंट फंड में आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा था और एम्प्लॉय भी। जो पार्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था वो हमने पढ़ लिया था कि वहीं पे आपको उसकी डिडक्शन मिलके बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। बट जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी सैलरी में से, अब एम्प्लॉय क्या कर रहा है? अपने PF में, प्रोविडेंट फंड में अपनी सैलरी में से पैसा डाल रहा है, तो उसके लिए वो सेविंग्स हो गई, तो उसके डिडक्शन वो किस में क्लेम कर लेगा? 80C में। फिर अगला क्या आता है? आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मतलब NSC परचेज किए हुए हैं, जैसे लाइक शेयर्स होते हैं इसी तरीके से, तो आप उसके लिए जो भी पे कर रहे हो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC, एक्रूड इंटरेस्ट, इसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक्रू है वो भी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करती हूँ मैंने NSC लिए हुए हैं, एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे बैंक है, बैंक में आपके पास 10,000 रुपये आपने जमा कराए, इस साल आपको इंटरेस्ट मिलना है मान लो 100 रुपये। तो ये बताओ क्या ये बैंक आपको 100 रुपये घर आके दे के जाता है? नहीं ना। बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट में इसको ऐड कर देता है, अगले साल इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देता है, यही होता है। तो यहाँ भी यही है कि आपने जितने के NSC परचेज़ किए हैं उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके, हम मान लेते हैं, री इन्वेस्ट हो रहे हैं दोबारा से। क्या हो गए? री इन्वेस्ट, इसलिए इसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। आपने कोई यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लिया है, सारे इंश्योरेंस प्लान यहाँ कवर हो जाते हैं। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, कोई एनी पेमेंट फॉर नोटिफाइड एन्यूटी पॉलिसी ऑफ LIC की ली है या अदर इंश्योरेंस की कोई एन्यूटी पॉलिसी ली है, अ सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन दिस और नोटिफाइड यूनिट ऑफ UTI या म्यूचुअल फंड की कोई यूनिट्स ली हैं, कोई आपने नोटिफाइड पेंशन फंड लिए हैं जो म्यूचुअल फंड के हैं, सारे पेंशन फंड यहाँ कवर होते हैं। एनी सम पेड टू पब्लिक सेक्टर कंपनी, आपने कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी में पैसा लगा रहे हो जो क्या काम करती हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है हुडा के लिए, मतलब हुडा में घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट या परचेज करने के लिए। तो ऐसी कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो भी आपको 80C में डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, एनी पेमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। इसका मतलब क्या है? आपने क्या किया हुआ है? लोन लिया हुआ है घर बनाने के लिए, आप हर महीने किस्त दे रहे हो मान लो 30,000, जिसमें से मान के चलो 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट है एंड 10,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हो हर महीने। तो इंटरेस्ट की तो डिडक्शन आपको कहाँ मिल जाती है? हाउस प्रॉपर्टी में, या कुछ और इन्होंने EEA EEB सेक्शन बनाए हुए हैं। बाकी मेन इंटरेस्ट की डिडक्शन किस में क्लेम कर लेते हो आप? हाउस प्रॉपर्टी में। बट जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपके लोन की प्रिंसिपल अमाउंट है, उसकी डिडक्शन कहाँ मिल जाएगी? 80C में। यही बोल रहा है ये। कोई अगर आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हो
दो बच्चों की ट्यूशन फीस, मतलब जैसे आप स्कूल फीस पे करते हो वहाँ पे लिखा होता है ना फीस स्लिप में ट्यूशन फीस, उसके भी डिडक्शन आपको मिल जाती है। आपने कोई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ली हुई है या कोई नोटिफाइड बॉन्ड है नाबार्ड के, ये सब आप इन सब का टोटल करते हो तो वो आपकी आती है एलिजिबल अमाउंट, और 1.5 लाख विच एवर इज लेस उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है 80C में। दैट इज़ यूर सेक्शन 80C। मैं एक आधे आपको इलस थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मैं आगे आपको 80CC कराती हूँ। सी वाले कवर कर लेते हैं हम सारी। देखो जैसे एक एग्जांपल करा देती हूँ। उसने बोला कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ, उसकी खुद की उसने ओन डिडक्शन निकालनी है पहले तो 80C में। उसने क्या किया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है खुद की लाइफ का, पॉलिसी उसने 2011 में लिया है, यानी कि 2012 से पहले तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज लेस। तो कितना प्रीमियम है 22,000 और सम एश्योर्ड कितना है टोटल 2 लाख, तो 2 लाख का 20% 40,000 और 22,000 विच एवर इज लेस, कितने की डिडक्शन मिल जाएगी LIC की आपको 22,000 की। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू UPF। अब हमने पढ़ा था कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की आपको डिडक्शन नहीं मिलती, तो ये नहीं आएगा 80C में। PPF 95,000 आ जाएगा, NSC का सर्टिफिकेट लिया है आ जाएगा, इसका एक्रूड इंटरेस्ट है आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मदर्स की लाइफ का हमने पढ़ा था, इसमें सिर्फ स्पाउस खुद और बच्चे कवर होते हैं, माँ बाप नहीं होते, तो ये नहीं आएगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, आप बैंक लोन पे कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लिया था तो ये भी आ जाएगा। कुछ नहीं दिया तो मान लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट है 21,000। जब हमने इन सबका टोटल किया तो आया 1,64,000 और 1.5 लाख विच एवरेज लेस, तो 80C के लिए कितना आ गया, सिर्फ 1,50,000। आई होप आपको ये 80C समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं 80CCC। ठीक है, अब 80CCC क्या बोलता है आपको, ये है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। आपने क्या किया हुआ है, कोई पेंशन फंड लिया हुआ है, सर्टेन LIC वगैरह का प्राइवेट कोई पेंशन फंड लिया हुआ है, तो वो 80C में कवर होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कितनी डिडक्शन मिलती है, जितना भी आप पे कर रहे हो एलिजिबल अमाउंट उस साल, जितना भी पेंशन फंड में डाल रहे हो, और 1.5 लाख विच एवर इज लेस, उतने की आपको डिडक्शन मिल जाती है। और किसको मिलती है, कौन एलिजिबल है इस डिडक्शन के लिए, इंडिविजुअल, खाली इंडिविजुअल को मिलती है। ये था 80CCC। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि आप किसी पेंशन फंड में पैसा डाल रहे हो, लाइक LIC के प्राइवेट पेंशन फंड में, और एलिजिबल जितना भी डाल रहे हो 1.5 लाख विच एवर इज लेस की डिडक्शन मिल जाती है। और कौन एलिजिबल है, हमारा इंडिविजुअल। अब जो नेक्स्ट आता है 80CCD, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 80CCD क्या है, ये भी पेंशन फंड है, ये थे प्राइवेट वाले। यहाँ पे है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन फंड में डाल रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पेंशन फंड है उसमें आप पैसा डाल रहे हो, तो वो कवर होता है 80CCD में। यहाँ मेन कौन सा आता है, NPS, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2004 को। अब इसे समझना, कौन एलिजिबल है इसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, अदर एम्प्लॉयज़ और अदर इंडिविजुअल। मैंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ वो डाल रहे हैं, अदर एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड में पैसा डाल रहे हैं, या अदर इंडिविजुअल। अब अदर इंडिविजुअल में कौन बचा, बताओ कौन बचा। अदर इंडिविजुअल में आपका आ गया बिजनेसमैन, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो सारे यहाँ आ गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी अदर भी, बचा कौन, बिजनेसमैन। अगर कोई बिजनेसमैन है वो भी पेंशन फंड में डाल रहा है, उसको भी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब कितनी आपको डिडक्शन मिलेगी उसकी बात कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, 80CCD को 3 सेक्शन आगे सब सेक्शंस में बना दिया। 80CCD 1, 80CCD 1B और 80CCD 2। यहाँ पे बात करता है अगर इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, और यहाँ पे बात करता है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है।
तो ध्यान से समझना, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बोलता है, कितनी आपको डिडक्शन मिलेगी। जितना भी 10% ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी का 10% और एक्चुअल अमाउंट, मतलब जितना आपने एनपीएस में डाला है, विच एवर इज लेस, उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये तो होगी एम्प्लॉयज़ की बात। अगर बिजनेसमैन आए, क्योंकि उसकी तो सैलरी होगी नहीं, सैलरी थोड़ी मिलती है बिजनेसमैन को, उस केस में क्या करना, उसका सिर्फ 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम हम कर देंगे, जो आएगा उस हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है। अब 1B क्या बोलता है, ये थोड़ा सा ना लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाया गया। ये बोलता है कि एम्प्लॉय बोल रहा है, जैसे उसकी मान के चलो 10% ऑफ सैलरी आता है 1 लाख, उसने एक्चुअल में डाला था 1.5 लाख रुपया एनपीएस में, तो विच एवर इज लेस, उसको कितनी डिडक्शन मिली, 1 लाख की। अब वो कह रहा है मेरा तो 50,000 वेस्ट हो रहा है, मैंने तो डाला है 1.5 लाख, मेरे को डिडक्शन मिल रही है सिर्फ 1 लाख। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है ठीक है तू 50,000 एक्स्ट्रा यहाँ क्लेम कर ले, मतलब ये 50 बच्चे 50 क्लेम कर ले, 40 बच्चे होते 40 क्लेम कर लेता, 60 बच्चे होते तो सिर्फ मैक्सिमम एक्स्ट्रा 50,000 वो क्लेम कर सकता है ATCCD 1B में। फिर आता है ATCCD 2, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या होगा। अब एम्प्लॉयर कौन से थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर और फिर ये। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में क्या होगा, 14% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस, इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। फिर आता है कि अगर अदर एम्प्लॉई हो आप, मतलब अगर आपका अदर में आ गए तो 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस यहाँ पे। ठीक है। मतलब हमने पढ़ा 80CCD में क्या है, आप पेंशन फंड में पैसा डाल रहे हो, आपका एम्प्लॉयर भी डालता है, आप भी डालते हो, और कौन कौन एलिजिबल है हमने देख लिया। 80CCD 1 में आप उसने बता दिया कि अगर एम्प्लॉय डाल रहा है तो उसको कितनी डिडक्शन मिल सकती है, 1B में बता दिया कि एक्स्ट्रा भी ले सकता है वो, और फिर 80CCD 2 में बता दिया कि अगर एम्प्लॉयर डाल रहा है तो कितनी डिडक्शन मिलेगी। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है और या अदर एम्प्लॉयर है। अब बताओ क्या ये कवर होंगे इसमें, बिजनेसमैन नहीं होंगे, क्योंकि उनका कोई मालिक थोड़ी होता है, एम्प्लॉयर थोड़ी होता है बिजनेसमैन का, तो वो नहीं होते, सिर्फ ये आ गए। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने 80CCD, आगे सबको समझ, ये था आपका 80CCD। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन CC वाले में 80CCE। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, भाई तूने 80C में मेरे से 1.5 लाख की डिडक्शन ले ली, 80CCC में 1.5 लाख की ले ली, 80CCD में भी मान लो 1.5 लाख की ले ली, तीनों में आपने 1.5 लाख की ले ली, 4.5 लाख तो तुमने यही क्लेम कर लिए। तो गवर्नमेंट बोल रही है मान तेरी इनकम 10 लाख है, 4.5 लाख की तू ये डिडक्शन ले रहा है और अदर सेक्शन में भी ले लेगा, तो तेरे टैक्सेबल इनकम ही इतनी कम हो जाएगी, जितनी कम हो जाएगी तो मेरे को टैक्स भी कम पे करेगा। तो गवर्नमेंट ने एक चालाकी चली, क्या कहा, 80CCC 80CCD को भी आगे कर देती हूँ मैं, 80CCD 1, 1B और 2। गवर्नमेंट बोलती है इन तीनों को मिला ले, एम्प्लॉय तू यहाँ भी पैसा डाल रहा है, एम्प्लॉय यहाँ भी डाल रहा है, एम्प्लॉय यहाँ भी डाल रहा है, एम्प्लॉय की किस प्रोस्पेक्टिव से बात कर रही हूँ, आपको मैक्सिमम ही 1.5 लाख मिलेगी, चाहे तू यहाँ 1.5 लाख ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, या तू ऐसा कर 50,000 यहाँ डाल दे, 50,000 यहाँ डाल दे, 50 यहाँ डाल दे, मतलब मैक्सिमम तुझे कितनी मिलेगी, 1.5 लाख ही मिलेगी इन तीनों सेक्शन की मिला के। ये 50,000 तू अलग ले ले और ये एम्प्लॉयर वाली निकाल और ये अलग ले ले, बट इनकी तीनों की मैक्सिमम कितनी होगी, सिर्फ 1.5 लाख तक। ये 80CCE सेक्शन बना दिया गवर्नमेंट ने। अब एक क्वेश्चन कराती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये वाला देखो, इसमें देखना इलस्ट्रेशन नंबर 6, यहाँ क्या है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर राम डिपॉजिटेड एंड द अमाउंट एज अंडर, उसने PPF में पैसा डाला 90,000, ये आ गया उसका 80C, आप लिख लो भाई 80C में वो डाल रहा है 90,000। अब पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की ली हुई है, यानी कि इस 80CCD 15% ऑफ सैलरी वो डाल रहा है 1.5 लाख, और मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी कर रहा है,
यहाँ ये नहीं बताया कि राम सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या नहीं, तो हम मानेंगे अदर है। जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक हम अदर मानेंगे। अब बात कर लेते हैं उसका ATCCD की। अब इसमें 1 निकाल लेते हैं। ATCCD 1B और 2 अलग अलग करेंगे ताकि हमें ईजी लगे। वो कह रहा है 15% ऑफ सैलरी, मतलब वो क्या कर रहा है, 1.5 लाख रुपये उसका 15% ऑफ सैलरी है, तो 10% कितना होगा, 1 लाख। क्योंकि हमने पढ़ा था 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी कितना आ गया, 1 लाख। और एक्चुअल में कितना डाल रहा है वो, 1.5 लाख, विच एवर इज लेस, 1 लाख। ATCCD 1 में कितनी डिडक्शन आ गई, 1 लाख। अब कितना उसका बच रहा है, 50,000, क्योंकि उसने डाला तो 1.5 लाख था, मिली डिडक्शन सिर्फ 1 लाख की। 50,000 एक्स्ट्रा कहाँ ले लेगा, 1B में। ठीक है, ऐसी बात करते हैं ATCCD 2 में। ATCCD 2 में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 14% होता, अदर में 10%, और 10% करने से वही 1 लाख आएगा, 1 लाख। और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस, ATCCD 2 में भी आपकी आ गई 1 लाख। अब हमें पता है एक क्वेश्चन में अगर ATCCD CCC दिया हुआ है तो ATCCE भी आ जाएगा। ATCC क्या बोलता है, ATC प्लस CCC प्लस CCD 1 दोनों को मिला के आपको मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगी। तो 1 लाख प्लस 90,000 बन रही थी 1,90,000, बट मिलेगी कितनी, सिर्फ 1.5 लाख। और ये 50,000 एक्स्ट्रा प्लस 1 लाख एक्स्ट्रा, तो टोटल आपको कितनी डिडक्शन मिल गई यहाँ पे, 3 लाख की। यही आपका आगे दिया होगा, ये देखो यही इसने किया है कि ATCCD 1 में निकाल लिया 1 लाख, 190 बना, तो लिमिट आपकी 1.5 लाख आ गई। 1B के 50,000 एक्स्ट्रा ले लिए और 2 के निकाल के टोटल डिडक्टेबल अमाउंट कितनी आ गई, 3 लाख। आई होप आपको ATC समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ATDE मतलब कराने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।